हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर में हो या सोल में हो, सेमेस्टर 3 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट ने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो आप लोगों के लिए अब यहाँ चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं इस सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जो भी यूनिट आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई हैं, उनके अंदर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। एक यूनिट की हो सकता है 2-3 वीडियोस मिल जाए, लेकिन सारी चीजें आपको उनमें डिटेल में कवर मिल जाएंगी। जिन नोट्स से मैं आपको ये वीडियो में कवर करवाऊंगा, वो सारे नोट्स पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। नोट परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए। 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी जो फ्री नोट्स हैं वो पहले से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो भी फ्री कंटेंट होता है वो आपको वहां अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होलसेलिंग एंड रिटेलिंग। होलसेलिंग क्या होता है? होलसेलिंग इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स इन बल्क टू रिटेलर, इंडस्ट्रियल यूजर और अदर होलसेलर रेदर देन डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर। होलसेलिंग के अंदर आप गुड्स को किसी बल्क में सेल करते हो पहले तो, और कैसे करते हो? या तो रिटेलर को सेल करते हो या इंडस्ट्रियल यूजर को या फिर दूसरे होलसेलर को। आप डायरेक्टली गुड्स को कंज्यूमर को सेल नहीं करते हो होलसेलिंग के अंदर। Wholesaler typically purchase large quantity of product from manufacturer and then distribute these product to various intermediary। जो होलसेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीद लेता है और फिर छोटे छोटे इंटरमीडियरीज को वो सेल कर देता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं होलसेलर के? सबसे पहले बल्क परचेजिंग एंड रीसेल। तो बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन स्मॉलर क्वांटिटी टू रिटेलर और अदर इंटरमीडियरी। पहला फंक्शन होता है कि लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को मैन्युफैक्चरर से खरीदना और छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को और दूसरे इंटरमीडियरी को सेल कर देना। हेल्प मैन्युफैक्चरर रीच अ ब्रॉडर मार्केट बाय हैंडलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैन्युफैक्चरर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करके एक ब्रॉडर मार्केट तक पहुंचने में हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर की। सेकंड फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो प्रोवाइड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी टू स्टोर गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड टू रिटेलर और अदर बायर्स। वेयरहाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो होलसेलर होते हैं, जब तक गुड्स रिटेलर को सेल नहीं हो जाते तब तक के लिए। रिड्यूस द बर्डन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑन मैन्युफैक्चरर। तो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के पास कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बर्डन नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो हैंडल द लॉजिस्टिक ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुंचाने में जो भी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगती है वो होलसेलर अरेंज करवाता है, ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर शिपिंग एंड हैंडलिंग। फोर्थ फंक्शन होता है फाइनेंसिंग। तो ऑफर क्रेडिट टर्म टू रिटेलर एंड अदर बायर अलाउइंग देम टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पे लेटर। इसके अलावा जो होलसेलर होता है वो रिटेलर और दूसरे बायर्स को क्रेडिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर वो परचेज कर सकते हैं क्रेडिट पर और बाद में उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हेल्प रिटेलर मैनेज कैश फ्लो एंड इन्वेंट्री। तो इससे जो रिटेलर होते हैं उनका कैश फ्लो और इन्वेंट्री मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन। तो गैदर एंड डिसेमिनेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, ट्रेंड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस टू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। जो होलसेलर होते हैं वो गैदर करते हैं मार्केट की इन्फॉर्मेशन, ट्रेंड और कंज्यूमर की प्रेफरेंस को, जो कि वो किसे बताते हैं, मैन्युफैक्चरर को बताते हैं। जिससे मैन्युफैक्चर क्या कर पाता है, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट कर पाता है। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो एज्यूम रिस्क रिलेटेड टू होल्डिंग इन्वेंट्री एंड अनसोल्ड गुड्स। जो भी रिस्क होता है इन्वेंट्री का या अनसोल्ड गुड्स का, वो किसका होता है? पूरा पूरा होलसेलर का ही होता है। मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केट फ्लक्चुएशन एंड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिटेलिंग का। तो रिटेलिंग इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज। रिटेलिंग के अंदर क्या होता है, जो गुड्स सेल करे जाते हैं वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सेल करे जाते हैं, पर्सनल या फिर हाउस होल्ड यूज के लिए। रिटेलर ऑपरेट एट एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन एंड आर फाइनल लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। जो रिटेलर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लास्ट होते हैं, जो कि लिंक क्रिएट करते हैं होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं रिटेलर्स के? तो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड प्रेजेंटेशन। तो क्रिएट अट्रैक्टिव डिस्प्ले एंड प्रेजेंटेशन टू एंटाइज कस्टमर एंड फैसिलिटेट परचेजिंग डिसीजन। ये क्या करते हैं, कस्टमर के लिए एक परचेजिंग डिसीजन पावर क्रिएट करते हैं।
सेकंड आता है प्रोवाइड अ शॉपिंग एनवायरनमेंट वेयर कस्टमर कैन एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट प्रोडक्ट। एक शॉपिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पर कस्टमर जो होता है उसे वो इवेल्युएट कर पाता है प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विस ऑफर कस्टमर असिस्टेंस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर सेल सपोर्ट। इसके अलावा रिटेलर जो होते हैं वो कस्टमर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और सेल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर क्या होता है जब अगर कस्टमर को परचेज करने के बाद कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो भी रिटेलर्स ही प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रिटर्न की, एक्सचेंज की और वारंटी क्लेम की सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन हैंडलिंग। तो मैनेज द सेल्स प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग पेमेंट, मैनेजिंग कैश एंड हैंडलिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और किस चीज़ में ये सेल्स के प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, पेमेंट को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, कैश मैनेज करने में हेल्प करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी हैंडल करने का काम इन्हीं का होता है। ये बिलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, इनवॉइसिंग की सर्विसेज भी देते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल, रीऑर्डर स्टॉक एंड इंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। इन्वेंट्री का लेवल मैनेज करना, रीऑर्डर करना स्टॉक को और प्रोडक्ट को अवेलेबल रखना अपने पास, ये भी इन्हीं का फंक्शन होता है। यूटिलाइज इन्वेंट्री सिस्टम टू ट्रैक स्टॉक एंड मैनेज सप्लाई। नेक्स्ट आता है मार्केट रिसर्च, कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर टू एडजस्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। यूज सेल्स डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड एडजस्ट इन्वेंट्री। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। तो एंगेजिंग इन प्रमोशनल एक्टिविटी टू अट्रैक्ट कस्टमर इंक्लूडिंग सेल्स डिस्काउंट एंड एडवर्टाइजिंग। प्रमोशनल एक्टिविटी में इंगेज होना जिससे क्या हो नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, सेल डिस्काउंट और एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये भी इन्हीं का काम होता है। फिर यूटिलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू ड्राइव फुट ट्रैफिक। और गुड्स को परचेज करने के लिए ट्रैफिक लाना मतलब नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, वो भी इन्हीं का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो पहला फैक्टर आता है प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट की, किस टाइप का प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना। पेरिशेबिलिटी, अगर कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो आपको एक फास्ट और क्विक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो आपको उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड चैनल का यूज करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। साइज एंड वेट के अकॉर्डिंग अगर बल्की और हैवी प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको लार्ज स्केल के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। फिर सेकंड आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना। मतलब अगर इंट्रोडक्शन स्टेज का प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए डायरेक्ट चैनल का यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ग्रोथ स्टेज का प्रोडक्ट है तो आपको इनडायरेक्ट चैनल का यूज करना चाहिए जिससे आप लार्जर ऑडियंस तक पहुंच पाएं। मैच्योरिटी स्टेज का अगर प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए मिक्स चैनल का मतलब हाइब्रिड चैनल का यूज कर सकते हैं। और अगर डिक्लाइनिंग स्टेज का प्रोडक्ट हैगा तो आप उसके लिए स्ट्रीमलाइन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करें जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। ठीक है। सेकंड फैक्टर आता है मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है ज्योग्राफिक कवरेज, कि आपको लोकल या ग्लोबल किस लेवल पर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना। अगर आप लोकल मार्केट को टैकल कर रहे हो तो आप डायरेक्ट चैनल या लोकल इंटरमीडियरी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत पड़ने वाली है, इंटरनेशनल पार्टनर्स की जरूरत पड़ने वाली है। फिर आता है कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कि कंज्यूमर किस तरीके से बाइंग बिहेवियर क्या है। अगर जो कस्टमर है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करता है तो आपको ई कॉमर्स चैनल का यूज करना चाहिए। अगर ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर नहीं करने वाले कस्टमर है तो आपको रिटेल चैनल का यूज करना चाहिए। थर्ड हैगा मार्केट साइज एंड डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर लार्ज और डेंस मार्केट हैगी तो आपको मल्टीपल इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ने वाली है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर स्मॉल और स्पेयर्स मार्केट है तो आप डायरेक्ट या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी यूज कर सकते हो। थर्ड आता है कंपनी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो इसमें आती है आपकी फर्स्ट थिंग सेल्स एंड मार्केट पेनिट्रेशन गोल्स। तो इसमें आता है आपका एग्रेसिव एक्सपेंशन, कंपनीज एमिंग फॉर रैपिड मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट यूज, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी विद मल्टीपल इंटरमीडियरीज। अगर आप एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से करना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेंगी। अगर आप सिलेक्टिव रीच चाहते हो तो आप उसके लिए नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्रांड पोजीशनिंग कैसी है। तो अगर आपकी प्रीमियम पोजीशनिंग है तो आपको उसके लिए हाई एंड इमेज और कंट्रोल ब्रांड बनाए रखने के लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना पड़ेगा। अगर मास मार्केट की पोजीशनिंग है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट फैक्टर आता है कॉस्ट कंसिडरेशन, जिसके अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ये चीज़ भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की क्या कॉस्ट आने वाली है, इन्वेंट्री को हैंडल करने की क्या कॉस्ट आएगी, फिर चैनल्स मार्जिन मतलब इंटरमीडियरी का क्या मार्जिन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हैगा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इसके में पहला फैक्टर आता है हमारा कॉम्पिटिटर्स चैनल। तो एनालाइज कॉम्पिटिटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू इफेक्टिव स्ट्रेटजी एंड आइडेंटिफाई गैप और अपॉर्चुनिटीज। आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एनालाइज करना है, जिससे आपको पता लग सके कि क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है और आप के कॉम्पिटिटर में क्या गैप्स हैं जो आप जिन्हें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपनी में चूज यूनिक चैनल टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर। और कंपनीज क्या कर सकते हैं, यूनिक चैनल का यूज कर सकते हैं अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट हैगा मार्केट सैचुरेशन। तो हाईली इन सैचुरेटेड मार्केट कंपनी में नीड टू इनोवेट विद न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग वन टू स्टैंड आउट। अगर मार्केट सैचुरेटेड है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इनोवेटिव न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी फैक्टर, जिसके ऊपर आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो इसमें पहला आता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी कंपनी जिनका स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज है कि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन्हें डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स के चैनल का यूज करना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी इन लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट से इससे क्या होगा, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में चेंज आ रहा है, वेयर हाउसेज ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, डिलीवरी ड्रोन्स के थ्रू हो रही है, ये सारी चीजें भी आपके चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका वही लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर, मतलब जो जो कंप्लायंस वगैरह है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीजों को भी ध्यान में रखना होता है और इन चीज पर भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है वो आपका बचा है लॉजिस्टिक डिसीजन का। तो लॉजिस्टिक होता क्या है, लॉजिस्टिक डिसीजन आर क्रूशियली टू एफिशिएंट मूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स एफिशिएंट तरीके से मूव होए, उनका मैनेजमेंट अच्छे से हो, आराम से पहुंच जाए, उस चीज को कहा जाता है लॉजिस्टिक डिसीजन। दे इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड चॉइस दैट इंपैक्ट ओवरऑल सप्लाई चेन। इसके अंदर लॉजिस्टिक डिसीजन के अंदर आपकी काफी सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कई सारी। इफेक्टिव लॉजिस्टिक डिसीजन हेल्प कंपनी टू रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव सर्विस लेवल एंड इनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एक अच्छा लॉजिस्टिक डिसीजन क्या होता है, जहाँ पर कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, जो सर्विस का लेवल है वो इम्प्रूव हो जाए, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इनहांस हो जाए। ठीक है, तो पहला आता है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन, जिसके अंदर आपके कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं। एक होता है आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो कि शॉर्ट और मीडियम टाइप के डिस्टेंस को कवर करने के लिए सुटेबल होता है। फिर आता है आपका रेल ट्रांसपोर्टेशन, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए। एयर ट्रांसपोर्टेशन आता है, अगर आपको फास्ट क्विकली डिलीवरी करनी है तो उसके लिए आप एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। ये फास्ट होता है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सी ट्रांसपोर्टेशन होता है, इकोनॉमिकल तरीका है जब आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना हो। पाइपलाइन का यूज कर सकते हो आप लिक्विड और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन चैनल चूज करते समय आपको किन किन चीजों को कंसीडर करना है, सबसे पहले कॉस्ट की, जो आपकी प्रोडक्ट है उसके रिलेशन में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कहीं हाई तो नहीं हो रही है। फिर आपको स्पीड का ध्यान रखना है कि कितनी क्विकली आपको प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उस पर डिपेंड करता है आपका ये डिसीजन। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी की, आपको कौन से मोड के ऊपर ज्यादा रिलायबिलिटी है, कि कौन सा मोड डिले वगैरह नहीं करेगा और आपका गुड्स टाइमली डिलीवर कर देगा। फिर कैपेसिटी के बेसिस पर कि आपको कितने और किस साइज के गुड्स को डिलीवर करना है, उस चीज पर भी आपका ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन डिपेंड करता है। सेकंड आता है इसके अंदर वेयर हाउसिंग डिसीजन। वेयर हाउसिंग की लोकेशन को चूज करना, सबसे पहले आप लोकेशन चूज करते हैं वेयर हाउसिंग की, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी लोकेशन जो कि क्लोज टू मार्केट हो और जहाँ पर शिपिंग वगैरह में भी टाइम और कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, ऐसी जगह पर वेयर हाउस होना चाहिए। उसके बाद आप कॉस्ट कंसिडरेशन करते हो कि उस वेयर हाउस का रेंट क्या होगा, लेबर कॉस्ट क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे अलग अलग लोकेशन के। ठीक है, कितने टाइप के वेयर हाउस होते हैं, एक होता है पब्लिक वेयर हाउस जो कि एक थर्ड पार्टी के थ्रू ऑपरेट होता है, जो कि रेंटेड आउट होता है, मल्टीपल क्लाइंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्केबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है।
प्राइवेट वेयर हाउस होता है जो कि एक सिंगल कंपनी ओन्ड करती है और ऑपरेट करती है, जिसके ऊपर पूरा उसी कंपनी का कंट्रोल रहता है उसके ऑपरेशंस के ऊपर। फिर थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है जो कि हाई वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए बनाई गई होती है और सपोर्ट एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट, और यहाँ से ऑर्डर फुलफिलमेंट भी एफिशिएंटली हो जाता है। ठीक है, वेयर हाउस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले स्टोरेज में हेल्प करता है, ऑर्डर को फुलफिल करने में हेल्प करता है, पिक पैक और शिप यहीं से होते हैं प्रोडक्ट, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है कि इन्वेंट्री कम या शॉर्ट या एक्सेस ना हो जाए, इस चीज का भी ध्यान वेयर हाउसिंग में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन। तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि इन्वेंट्री का लेवल क्या रहना चाहिए, वो किसकी मदद से देखते हैं? या तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पर देखते हैं या फिर सेफ्टी स्टॉक की मदद से आप ये चीज एनालाइज करते हैं। फिर आता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इन्वेंट्री को कंट्रोल किस तरीके से करा जाता है? तो दो तरीके इसमें आप देखते हैं। एक जस्ट इन टाइम का मेथड यूज करते हैं कि जब जरूरत पड़े तभी गुड्स को ऑर्डर करना है, तब वो अवेलेबल हो जाए, और रीऑर्डर पॉइंट का आप यूज करते हैं। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का ध्यान रखा जाता है। दो तरीके से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करा जाता है, फीफो और लिफो बेसिस पर। फीफो बेसिस में आप क्या करते हो, मीन जो पहले इन्वेंट्री आई थी वो पहले डिलीवर करनी है, जो बाद में आई है वो बाद में डिलीवर होगी। लिफो में इसका उल्टा होता है, जो लास्ट में आई है वो पहले डिलीवर होगी, पहले वाली बाद में डिलीवर होगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग डिसीजन, जिसमें आप क्या देखते हैं? सबसे पहले ऑर्डर फुलफिलमेंट किस तरीके से करा जाएगा? तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है सेंट्रलाइज फुलफिलमेंट, एक होता है डिसेंट्रलाइज फुलफिलमेंट। सेंट्रलाइज फुलफिलमेंट में क्या होता है, जो आपका सेंट्रल वेयर हाउस है वहीं से सारे ऑर्डर प्रोसेस होते हैं, वहीं से आपके सारे ऑर्डर डिलीवर करे जाते हैं, तो वहां पर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन डिलीवरी टाइम लॉन्गर हो जाता है। वहीं डिसेंट्रलाइज फुलफिलमेंट में क्या होता है, आपके अलग अलग स्मॉल स्मॉल वेयर हाउस होते हैं जो कि आपके कस्टमर के सबसे ज्यादा क्लोज होता है, वहां से ऑर्डर डिस्पैच करा जाता है। ऑर्डर एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, मतलब पिकिंग एक्यूरेसी और ऑर्डर ट्रैकिंग, ये दोनों बेनिफिट कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपके ये ऑर्डर प्रोसेसिंग डिसीजन के अंदर। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग डिसीजन। तो इसमें सबसे पहले आप पैकेजिंग के टाइप देखते हैं। दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो गुड्स तैयार होने के बाद इमीडिएट पैकेजिंग होती है, इमीडिएट कंटेनर जिसमें उसे रखा जाता है, वो कहलाता है प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग जो एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग उस पर की जाती है। नेक्स्ट आता है आप पैकेजिंग कंसिडरेशन। पैकेजिंग में क्या क्या ध्यान रखते हो कि प्रोटेक्शन रहे, कॉस्ट भी आपकी ज्यादा ना आए और सस्टेनेबल भी होनी चाहिए पैकेजिंग। नेक्स्ट आता है आपका इसमें टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो लॉजिस्टिक की टेक्नोलॉजी आप देखते हैं कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, इन्वेंट्री वगैरह का। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए। ऑटोमेशन में आप रोबोटिक्स का यूज करते हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स का यूज करते हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सप्लायर एंड पार्टनर मैनेजमेंट। तो इसमें आप सप्लायर देखते हैं कि आपके सप्लायर कौन कौन है, उनसे कितना लीड टाइम है, क्या उनकी परफॉर्मेंस हैगी, उस चीज को आप मॉनिटर करते हैं। फिर आप पार्टनरशिप देखते हैं कि किस किस के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है या स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो क्या चीज है। एक होता है इसमें रिस्क मैनेजमेंट का। तो इसमें आप रिस्क असेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और फिर आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उन रिस्क को मिटिगेट करने की। साथ में आप कंप्लायंस भी देखते हैं कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट आता है आपका सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसमें आप ग्रीन लॉजिस्टिक का यूज करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी बनाए रखते हैं और वेस्ट कम से कम जनरेट होने देते हैं। फिर आता है आपका कार्बन फुटप्रिंट, जिसमें आप इमिशन की ट्रैकिंग करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट, जिसमें आप डिलीवरी परफॉर्मेंस का ध्यान रखते हैं, टाइमलीनेस और कम्युनिकेशन का ध्यान रखते हैं, और रिटर्न मैनेजमेंट का यूज करते हैं, मतलब रिवर्स लॉजिस्टिक, अगर आपका गुड्स सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है तो वो वापस आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको ऊपर से एक बार एक्सप्लेन कर दी है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा, उतने में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।